आपने प्रीलिम्स बहुत अच्छा दिया, जिसके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग थे, जिसने अपने कंसेप्ट से लड़ लड़ कर पढ़ाई की थी जब तक वो कंसेप्ट उसका नहीं हो गया। बिल्कुल वैसा ही प्रीलिम्स आया जैसा हमने क्लास में किया था। अब मेंस में हम आपकी सबसे बड़ी जो मदद करना चाहते हैं वो ये है। मेंस करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, सारे क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स का टच होता है। तो क्यों ना एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू करें जहां पर मेंस के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स जो हमने जमा किए हैं और बहुत सारी रिसर्च और उसके पीडीएफ और बुक्स, उसमें से हम आपको वो क्वेश्चन आंसर निकाल के दें जो सीधा पेपर में आए, बिल्कुल सीधा पेपर में आए जैसा प्रीलिम्स में हुआ। तो हम रोज 5 से 4 बेहतरीन क्वेश्चंस के आंसर आपको देंगे और उन्हें लिखना सिखाएंगे इन लेस देन 300 वर्ड्स। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन आंसर का देंगे और उसके बाद इसे कम लफ्जों में कैसे लिखते हैं वो सिखाएंगे। इससे ये होगा कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त हो जाएगी, जिसका आप डिमांड करते रहे। देखिए, प्रीलिम्स के वक्त ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? प्रीलिम्स में हम अपनी हार्ड डिस्क को बहुत फैट करते हैं, जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या करता है, सारे कमरे की लाइट बुझाकर सिर्फ उसी पे लाइट डालता है जो वो पूछ रहा है। तो अब उस क्वेश्चन में पूछे आइडिया के हिसाब से कैसे हम अपने आंसर्स को सजाएं, और एक बड़े आर्टिकल से कई बार 4 से 5 क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं। तो कैसे अलग अलग क्वेश्चन किसी टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं और कैसे उसके आंसर हम लिख सकते हैं, ये हम आज से शुरू कर रहे हैं। प्लस आपको लक्ष्मीकांत बेस्ड और हिस्ट्री बेस्ड और ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर जो इनोवेटिव और यूनिक है वो भी हम लिखाएंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत बेस्ड है या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी बेस्ड हैं तो उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे कैसे देंगे जो आप अपने नोट्स में से सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर हमने क्योंकि इतनी गहराई से किया है तो उसके आंसर्स आपको ऑलरेडी आते हैं। तो आज शुरू करते हैं जनरल स्टडीज के पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन मुझे लगता है पक्का पक्का आएगा। मैं आपका काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ है और भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में विश्व बंधु अप्रोच अपनाया है। ब्रिक्स में बहुत सारी कंट्रीज को इंक्लूड किया गया, हमें लगता है इंक्लूड किया गया, लेकिन कोई अपने क्लब में अपने उसी दोस्त को आने देता है जिसका वो बाद में इस्तेमाल कर सके। तो इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इतनी सारी कंट्रीज को ब्रिक्स प्लस में एक्सपांशन में लिया गया। तो क्या ये इंडिया अपने रोल को रीशेप कर रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में? ब्रिक्स के एक्सपांशन के मायने क्या हैं? क्यों इन्हीं कंट्रीज को सिलेक्ट किया गया जबकि 40 से ज़्यादा कंट्रीज ने एप्लीकेशन की हैं? स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स क्या होते हैं और इस एक्सपांशन में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, इस पर पहले क्वेश्चन देखिए मेंस का। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रिक्स एक्सपांशन, इसके बाद मैं इसका हिंदी भी आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा हम क्लासेस में करते थे, इंग्लिश के बाद हिंदी। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रिक्स एक्सपांशन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ विश्व बंधु अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में विश्व बंधु अप्रोच जो हमने लाई है, सारी दुनिया हमारी दोस्त है, उसके तहत इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इन्हें ब्रिक्स में शामिल क्यों किया गया? क्या ये इंडिया के रोल को रीशेप कर देंगे? क्या हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना सकेंगे? और इनको इंक्लूड करने में क्या चैलेंजेस हैं? क्या हम डाइवर्स जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को मैनेज कर पाएंगे? ये क्वेश्चन है, मैंने अंडरलाइन किया है। कल वाले से हम बोर्ड पर करेंगे तो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन्स आएंगी, अभी माउस से ऐसी आ रही हैं। पहली चीज है, मेंस में पूछ क्या रहा है उसे मार्क करना बहुत जरूरी है, वरना आंसर कहीं और निकल जाता है। ठीक है, तो मैं इसे हिंदी में दिखाता हूं कि विश्व बंधु दृष्टिकोण के संदर्भ में भारत के लिए ब्रिक्स का विस्तार क्या उसके रणनीतिक निहितार्थों, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स का मूल्यांकन करे
और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करने में भारत की भूमिका कैसे बदल सकती है और समूह के भीतर विभिन्न भू राजनीतिक हितों के प्रबंधन में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहले मैं आपको समझा रहा हूं, फिर 9 मिनट्स के अंदर हम इस आंसर को लिखें। ठीक है, चलिए समझना शुरू करते हैं ताकि समझ इतनी गहरी हो कि 9 मिनट में हम इसका आंसर लिख सकें। जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका में 15th ब्रिक्स समिट हुआ था। बड़ा ही पिवोटल मूवमेंट, मतलब बहुत शानदार वो वक्त था। हमने इथियोपिया को, इजिप्ट को, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को ब्रिक्स प्लस की श्रेणी में रखकर ब्रिक्स का एक्सपांशन किया। ये एक्सपांशन 1 जनवरी 2024 को आया था। मोर देन 40 कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, उन्होंने एप्लीकेशन की थी। दे आर विलिंग टू ज्वाइन। ग्लोबल साउथ मतलब दक्षिण हेमिस्फीयर में रहने वाली 40 कंट्रीज ने क्यों आवेदन किया था? क्योंकि ये जो दक्षिण की कंट्रीज हैं, इन्हें वर्ल्ड स्टेज पर, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, यूनाइटेड नेशंस में आवाज नहीं मिलती। और 22 फॉर्मल एप्लीकेशंस आई थी। 40 ने विलिंगनेस एक्सप्रेस की थी कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, और 22 ने फॉर्मल एप्लीकेशंस की थी। देखिए, मेरी 17 साल पढ़ाने की लैंग्वेज इंग्लिश रही है, तो पहले मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ, लेकिन लिखाते समय बहुत उच्च कोटि के कठिन हिंदी वर्ड्स में हम लिखेंगे, वो मैं ट्रांसलेशन करके लाया। तो 40 कंट्रीज विलिंगनेस टू एक्सप्रेस, 22 ने फॉर्मल एप्लीकेशंस, और इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, इतने का रिलेशंस भी हम कवर कर पाएंगे इसी एक क्वेश्चन में। उनको एक्सेप्ट किया गया अंडर द ब्रिक्स प्लस है। ठीक है, 5 ही कंट्रीज का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा जवाब है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि हम दोस्त नहीं लेते अंदर, अपने रणनीतिक सहभागी यानी स्ट्रैटेजिक फ्रेंड को अंदर लेते हैं। ठीक है, चलिए, मैं ये इंट्रोडक्शन था। अब सुनना है आंसर की ओपनिंग के लिए क्या समझना है, पहले समझते हैं फिर लिख के दिखाऊं। न्यू दिल्ली हमेशा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस यानी यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ब्रिक्स में वो अपनी स्टैंडिंग को हमेशा मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग। फिर यही वजह थी कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को उसने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान G20 में इंक्लूड किया, पूरे अफ्रीकन यूनियन को। और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उसने अपने पार्टनर्स को चूज किया है। ये जो एक वर्ड है ना, स्ट्रैटेजिक पार्टनर, इसका मतलब वो पार्टनर नहीं, वो पार्टनर जिससे मुझे कुछ काम है या मेरे बहुत फायदे में वो आ सकता है, ऐसे लोगों को चुनता है। उससे उसकी ग्लोबल स्टैंडिंग भी मजबूत होती है। ऐसा वो हमेशा करता रहा है। इसका एक एग्जाम्पल G20 में अफ्रीकन यूनियन को जो इंडिया ने समावेश किया, उसको इंक्लूड किया, ये उसका एक एग्जाम्पल है। हम जानते हैं 15 साल पहले ब्रिक्स बना था और हमने बहुत डिटेल में ब्रिक्स किया था अपने प्रीलिम्स के वक्त। और हम जानते हैं कि जो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि G7 में अब दम नहीं है। आने वाले ज़माने में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो हैं ब्रिक, ये जो हैं ये सबसे बड़े और सबसे फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी होंगे। तो 15 साल पहले बना था, लेकिन इट हैड ओनली मेड सम मॉडेस्ट प्रोग्रेस। हाँ, उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यानी IMF, वर्ल्ड बैंक को चैलेंज तो किया है। हाँ, उन्होंने अपने अंदर कुछ रिफॉर्म्स तो लाए, लेकिन ब्रिक्स में क्रैक्स है। ऐसा है, हमने लेक्चर किया था प्रीलिम्स में, ब्रिक्स में क्रैक्स है। रशिया जो है वो चाइना को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। चाइना और इंडिया तो बिल्कुल एक दूसरे को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं। ब्राज़ील की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। साउथ अफ्रीका सबसे छोटी इकोनॉमी, पर पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से उसी को लिया गया क्योंकि वहाँ कंपेरेटिवली वो बड़ी इकोनॉमी। तो ब्रिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया जो वर्ल्ड बैंक को चैलेंज कर सके, लेकिन आज तक उसने सिर्फ $33 बिलियन का ही लोन दिया है, वो भी खासकर अपने ही मेंबर्स के अंडर दिया है। अब $33 बिलियन कितना होता है? तो वर्ल्ड बैंक जितना एक साल में बांटता है उसका ये 1/3 है। तो कहाँ वर्ल्ड बैंक से मुकाबला है? 33% ऑफ वर्ल्ड बैंक कमिट्स इन अ ईयर, वो करता है कौन? ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक।
बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपने आप को डीकपल करना चाहती है, वो अपनी इकोनॉमी को तोड़कर अमेरिका बेस्ड सिस्टम, डॉलर बेस्ड सिस्टम से निकाल कर वो एक ऑल्टरनेटिव माध्यम में लाना चाहती है, ऑल्टरनेटिव मीडियम में लाना चाहती है। दे वांट टू डीकपल देयर इकोनॉमीज। ऊपर से रशिया के साथ ट्रेड करना आसान नहीं है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है, जो कंट्रीज के बीच में पेमेंट्स को सेटल करता है, SWIFT, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, उसमें से रशिया को निकाल दिया गया ताकि रशिया के साथ कोई व्यापार ना कर पाए। यूक्रेन के बाद ये क्राइसिस लगाई गई। तो फिर किस करेंसी में ट्रेड करें, क्योंकि हम डॉलर में तो और ट्रेड नहीं करना चाहते, क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होता है अमेरिका के अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से। तो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बहुत झेल जाती हैं। नाइदर चाइना नॉर इंडिया, दे डोंट possess फुल्ली कन्वर्टिबल, याद करिए इकोनॉमिक्स के लेक्चर, फुल्ली कन्वर्टिबल करेंसी ना हमारी है ना चाइना की। हाँ, चाइना की बहुत बड़े पैमाने पर है, पर फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय विश्व, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, इनका एक साथ आकर कुछ एक ऑल्टरनेट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे रशिया और चाइना यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी है, और रशिया और चाइना ब्रिक्स में भी है। तो अगर ब्रिक्स का एक्सपांशन कर दिया जाए तो चाइना को ऐसा लगता है कि हम यूनाइटेड नेशन को टक्कर देने लायक एक संस्था धीरे धीरे खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर इनकी जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, हर कोई अपने लिए कुछ चाहता है। देखिए, मैं पहले बहुत सारा समझा रहा हूँ, फिर छोटे में लिखना जब दिखाऊंगा तो उसी को आंसर राइटिंग कहते हैं। इसे लिखते छोटे में कैसे, वो बाद में दिखाऊं। तो 54 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में 54 हैं। और जोहान्सबर्ग समिट था, ब्रिक्स की सबसे छोटी इकोनॉमी साउथ अफ्रीका, उसमें था ये समिट। और 54 के 54 अफ्रीकन कंट्रीज ने इसको अटेंड किया, इस समिट को अटेंड किया। तो सब सोच रहे थे कि अफ्रीका को कोई सौगात मिलेगी। सौगात मिली, इनविटेशंस दिए गए इजिप्ट और इथोपिया को कि वो ज्वाइन करें। अफ्रीका से 2 कंट्रीज को, साउथ अफ्रीका के अलावा इजिप्ट को, नॉर्थ अफ्रीका में है इजिप्ट, इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है, जहां से वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई पास होता है, जिसको बार बार पायरेट्स, सोमालियन पायरेट्स अटैक करते हैं। तो इथोपिया ईस्ट अफ्रीका में स्ट्रेटेजिक है, इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका में स्ट्रेटेजिक है। इसके अलावा ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, उनको लिया गया, और यूएई को भी लिया गया। अब इंडिया के लिए ये सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये नए मेंबर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर एक पूरा सेपरेट क्वेश्चन आ सकता कि रिसेंटली जिन लोगों को ब्रिक्स प्लस में इंक्लूड किया गया, एक एक क्या एनालिसिस बताइए कि इंडिया के लिए कैसे फायदेमंद। तो शुरू करते हैं, बाद में कम लफ्जों में लिखना सिखाऊंगा, मैं बोल रहा हूं, लेकिन पहले समझ तो लीजिए। तो इजिप्ट एंड इथोपिया, इन्होंने रिवाइवल ऑफ टाइज किया है इंडिया के साथ अंडर द मोदी गवर्नमेंट। आपको याद होगा जून 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सडनली कायरो चले गए थे। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर गए, उसके बाद मिलिट्री चीफ गए। 1997 से 2023 तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और 2023 में अचानक इतनी सारी चीज़ें होने। इजिप्ट का मैप खोलकर सुनिए जो मैं आपको बता, 1997 से अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। 2023 के बाद बाढ़ लग गई, पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फिर डिफेंस मिनिस्टर, फिर मिलिट्री चीफ्स। आज इजिप्ट इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अप्रैल और दिसंबर 2022 के बीच में $5.17 बिलियन का किया। क्या ये फिगर इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, लेकिन 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंपॉर्टेंट है। क्यों? नॉर्थ अफ्रीका की, अगर आपने मैप खोला है तो देखिए, नॉर्थ अफ्रीका की लार्जेस्ट इकोनॉमी इजिप्ट है, और इजिप्ट ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी ज्वाइन किया है फरवरी 2023। नॉर्थ अफ्रीका की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी ज्वाइन किया। तो देखिए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉर्थ अफ्रीका। ये पॉइंट्स याद रखिए। आदित्य श्रीवास्तव जो पिछले साल फर्स्ट रैंक आए, उनकी आंसर शीट देखिए, वो सिर्फ पॉइंट फॉर्मेट में स्केलेटन में लिखते हैं।
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और विथ ट्रेड, हमारे ट्रेड में 5th लार्जेस्ट है। नॉर्थ अफ्रीका की 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी उसने ज्वाइन किया है। अब आते हैं इथोपिया पे। इथोपिया को लेकर क्या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग रही होगी, इंडिया ने क्यों वोट किया? इथियोपिया एरिट्रिया और जे बाउटी के पास है। अगर मैप बुक नहीं खोली है तो ये नहीं समझ में आएगा, खोल के देखिए। जे बाउटी और एरिट्रिया के पास है इथियोपिया। यहाँ पर सबकी मिलिट्री बेसिस है दोनों जगह, जे बाउटी में भी और एरिट्रिया में भी। एरिट्रिया और जे बाउटी में यूएस है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, रशिया है, यूएई है। इन सब की मिलिट्री बेसिस खड़ी। ये सब इनको वहाँ खड़े रहने का पैसा देते, इसी से इनकी इकोनॉमी चलती है, जे बाउटी और एरिट्रिया की। न्यू दिल्ली को लगा कि इन दोनों कंट्रीज में बहुत ट्रैफिक है, हमें भी एक मिलिट्री बेस चाहिए, क्योंकि सोमालियन पायरेट्स रेड सी से पास होने वाले रास्ते पे लगातार हमले करते हैं। तो हमें भी अपनी नेवी वहाँ खड़ी करनी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं उसे, अफ्रीका के सिंग में हमें भी खड़ी करनी है। तो जेबाउटी, एरिट्रिया ओवर पॉपुलेटेड है, तो इथोपिया में खड़ी की जाए, इथोपिया से संबंध बनाया जाए। इससे एक चीज और होगी, साउथ अफ्रीका का अफ्रीका के दक्षिणी मोस्ट, सदर्न मोस्ट कंट्री, वो तो इंडिया, वो तो ब्रिक्स में है ही है। नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री इजिप्ट भी आ गई, और ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इथोपिया भी आ गई। प्लस इथोपिया लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ लाइन्स ऑफ क्रेडिट इन अफ्रीका है। इंडिया उसे क्रेडिट देता है आपको। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? आपको एक साथ इतना पैसा दे दिया, लेकिन आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालना है, उसी पे ब्याज लगेगा और उतना ही वापस करना। मतलब पूरे लोन पे ब्याज नहीं देना। हमने इतना पैसा उठा के आपके अकाउंट में लग गया, आप जितना जितना लगता है निकालते रहिए और उसी को इंटरेस्ट के साथ वापस करते रहिए। इसे कहते हैं लाइन्स ऑफ क्रेडिट। लेकिन ये लाइन्स ऑफ क्रेडिट एक हाथ से दी जाती है, दूसरे हाथ से वापस लेकर उसके बदले एनर्जी ट्रांसमिशन पावर इंडिया देता है इथोपिया को। बिजली को पहुंचाने वाले एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, उनकी शुगर इंडस्ट्री बनाने में मदद कर रहा है, उनकी रेलवे सेटअप करने में मदद कर रहा है। तो इस हाथ देता है, इस हाथ से वो वापस आता है। बहुत अच्छी टैक्टिक है, बिल्कुल चाइना भी ऐसे ही करता है। और इंडिया और इथोपिया में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके बाद हमारी भी फोर्सेस इथोपिया में खड़ी होगी, हमारी नेवी खासकर। तो एरिट्रिया और जेबाउटी के बाजू एक रियल एस्टेट मिल गया हमारी मिलिट्री को, प्लस हम उनकी मिलिट्री को ट्रेनिंग भी देने वाले, प्लस हम उनके ट्रांसमिशन पावर प्रोजेक्ट, शुगर इंडस्ट्री और रेलवेज को भी सेटअप करने वाले। प्लस इथोपिया में अभी अभी $2 बिलियन 2 बिलियन बैरल की ऑयल की डिस्कवरी हुई है। ये ऑयल हमें चाहिए, इथोपिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, शायद थोड़े सस्ते में दे दे। तो उसके नेचुरल रिसोर्सेस, उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए ना कितनी जोरदार। इस वजह से न्यू दिल्ली बहुत खुश है कि इथोपिया ब्रिक्स का पार्ट है। सऊदी अरेबिया, ईरान, सुन्नी वर्सेस शिया, इसके लिए वो लड़ते रहते हैं। ये एक रीजनल राइवलरी है। अगर एस्केलेट हो गई तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होगा। तो इंडिया के लोग जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं उन्हें घर वापस आना पड़ेगा। तो वो जो रेमिटांसेस भेजते हैं, मतलब कमा कर धन भेजते हैं घरों में हमारे, जिससे इनविजिबल हेल्पिंग हैंड ऑफ अवर इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी को मदद करता है, वो रुक जाएगा। तो सऊदी अरेबिया और ईरान में राइवलरी से इंडियन डायस्पोरा, अप्रवासी भारतीय जो वहाँ रहकर काम करते हैं और पैसा अपनी फैमिलीज को वापस भेजते हैं, क्योंकि यहाँ फैमिलीज छोड़कर वो जाते, उससे मिलने वाले रियाल और दिरहम और डॉलर से हम अपना पेट्रोल खरीदते हैं। इसीलिए इसे ना दिखने वाला, हमारी इकोनॉमी को सहयोग करने वाला जो हाथ है वो कहीं अनस्टेबल ना हो जाए। सऊदी अरेबिया वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी से बहुत करीब है, 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, काउंटर टेररिज्म में हमारा की कोलैबोरेटर है, उसके साथ हमारी संधि हुई है। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट्स में भी वो हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है, हमारी बहुत मदद करता है। 18% हमारे यहाँ आने वाला हाइड्रोकार्बन यानी डीजल, पेट्रोल, ऑयल, जिसको हम बाद में रिफाइन करके बनाते, क्रूड ऑयल, 18% हमारा क्रूड ऑयल सऊदी अरब से आता है। वहाँ पे काम करने वाला डायस्पोरा वो हमारी इकोनॉमी को चलाता है। इंडिया के लिए ईरान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों? ईरान के छावाहार पोर्ट से, अगर आपने नहीं देखा है, प्रीलिम्स में ये नहीं तैयार किया है,
अभी गूगल करके देखिए, छाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया, हमने बहुत डिटेल देखा था, याद है रात को जो क्लासेस होती थी प्रीलिम्स में, छाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया सेंट्रल एशिया में एंटर होने वाला है। इसको भी हम लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। ईरान को हमारे लाइन ऑफ क्रेडिट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उस पर आर्थिक प्रतिबंध पूरी दुनिया से लगे हुए हैं। तो हमारी सेंट्रल एशिया में एंट्री ये करा देगा तो 250 मिलियन के आसपास हम फूड, खाना ठंडे प्रदेशों में बेच पाएंगे, और $1 ट्रिलियन के आसपास ईरान, सेंट्रल एशिया और इसी रास्ते से रशिया में हम अपनी चीज़ों को बेच पाएंगे। ये हमारी कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी। और एक बार आप कैस्पियन सी पहुंच गए तो रशिया भी एंटर कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया। देखिए, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी अगर आप गूगल करके नहीं निकालते हैं कौन सा मैप, ये छाबहार वाला। तो रशिया में एंटर कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया में एंटर कर सकते हैं, यूरो एशिया में एंटर कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट में एंटर कर सकते हैं। और इन दोनों की लड़ाई नहीं होना चाहिए, ये भी चाहता है न्यू दिल्ली, इसलिए इसको भी उन्होंने हाँका। लेकिन अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर किसी कंट्री से हमारे संबंध सबसे अच्छे हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर सबसे अच्छे हुए हैं, तो वो कोई और कंट्री नहीं, यूएई है। यूएई भयानक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसे एलिगेशंस भी है कि अंबानी अदानी में कर रहा है, लेकिन अभी बात मेंस के आंसर की, तो हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। यूएई ने एक तोहफा दिया है हमको, हमारे यहाँ से आने वाले 80% इम्पोर्ट उसने ड्यूटी फ्री कर दिया, उस पर से टैरिफ और टैक्सेस को हटा दिया है। और यूएई हमेशा 1 फुट इन बोथ कैंप्स रखता है, वेस्ट में भी रखता है, ईस्ट में भी रखता है। यूएई में हमारे बहुत बड़ा डायस्पोरा काम करता है, यहाँ से भी हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। तो ये वजह है कि ब्रिक्स का एक्सपांशन इंडिया को, और खासकर ये 5 कंट्री और विश्व बंधु अप्रोच के तहत सब हमारे दोस्त बन जाए और दुनिया में शांति हो, कोई लड़ाई ना हो, खासकर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में ना हो, और अफ्रीका की कंट्रीज़ की हम मदद भी कर पाएँ, वहाँ से हम अनटैप्ड एनर्जी रिसोर्सेज भी ले आए, ये आपको लिखना है। तो विश्व बंधु अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, ब्रिक्स प्लस, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे लिखते कैसे हैं लेस देन 300 वर्ड्स में। एक्सपांशन ऑफ द ब्रिक्स कंसोर्टियम, जोहान्सबर्ग, सारा मैंने लिख दिया है, नीचे आपके पावर पॉइंट लगा हुआ है, आप इस पीडीएफ से इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। इसमें कौन से 5 लोगों को इंक्लूड किया गया मैंने वो भी लिख दिया सेकंड पैराग्राफ में। इंडिया का स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हम बनाना चाहते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इसे हिंदी में भी लिखा है। ब्रिक्स संघ का विस्तार भू राजनीति की संरचना को काफी हद तक प्रभावित करने वाला है। न केवल समूह की विविधता बढ़ी है बल्कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को संवारने का रणनीतिक पहल के अनुरूप है ये। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग बॉडी ऑफ माय आंसर, स्ट्रेटेजिक ड्राइव बिहाइंड ये है कि इंडिया की एडवोकेसी के अंदर रिफॉर्म हो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर का, और ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल साउथ की आवाज मिले, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में उनकी भी आवाजें सुनी जाए, ये इंडिया हमेशा से चाहता है। इंडिया ने हमेशा एक एक्टिव इंगेजमेंट की है हर कंट्री से मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे। इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा है, G20 में अफ्रीकन यूनियन नहीं था, लेकिन पूरी अफ्रीकन यूनियन को अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया ने इन्वाइट किया, ऊपर से 5 न्यू मेंबर्स को। ऐसा नहीं है कि रैंडमली चुना गया है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक कैलकुलेटेड इंटरेस्ट्स हैं। विस्तार के पीछे एक रणनीतिक प्रेरणा है, विशेष रूप से भारत की वकालत के तहत वैश्विक संरचना को सुधारने और विश्व अर्थशास्त्र और राजनीति में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ाने। ठीक है, बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से अपनी भू राजनीतिक छाप को मजबूत करने और 5 नए सदस्यों का समावेश यादृच्छिक नहीं है बल्कि क्षेत्रों में एक सोचा समझा प्रयास। और क्या सोचा समझा प्रयास है, यहां से आप खुद से भी लिख सकते हैं। इजिप्ट के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड है, 1997 के बाद रिश्तों में एक नई मिठास आई है, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पॉलिटिकल एक्सचेंजेस बढ़े हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ अफ्रीका है, पिछले साल के फर्स्ट रैंकर के हिसाब से पॉइंट बना के डैश डाल के लिख लीजिए। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमें एक नेवल बेस देगा, क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स के बहुत करीब है,
वहाँ पे ग्लोबल मिलिट्री बेसेस हैं, एरिट्रिया और जिबूटी में ओवर क्राउडेड है। तो हमने एक इन्वेस्टमेंट इथोपिया में करने की सोची, खासकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और रेलवेज में। भारत इथोपिया का समावेश भारत के हितों की सेवा करता है। ठीक है, पहले ये वाला देखिए। और कुछ भी यहाँ लिखने में छूट जाए तो कोई बात नहीं, नीचे अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, पीडीएफ, उसमें से आप आंसर लिख सकते हैं। तो केवल आर्थिक नहीं है बल्कि रणनीतिक भी है ये चीज़ जो है, और एक ऐसा कि समुद्र मार्गों से निकटता है इथोपिया में, इसलिए इसका भू रणनीतिक महत्व बढ़ा है ना। और भारत का इथोपिया के अवसंरचना विकास के महत्वपूर्ण निवेश। अब यहाँ पर आप ईरान, सऊदी अरब और यूएई से हमारा क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, अगर वो क्वेश्चन पूछे तो आप लिख सकते हैं हमारा 18% एनर्जी सऊदी अरब से आता है। काउंटर टेररिज्म में वो हमको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है काउंटर टेररिज्म में। और हम जानते हैं कि सऊदी अरब जो है वो एक बहुत ही पिवोटल सुन्नी स्टेट है, जहाँ पर हमारा डायस्पोरा बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है, जो कमा कर घर पर वो भेजता है। ईरान में छाबहार पोर्ट, वहाँ से यूरो एशिया, सेंट्रल एशिया, रशिया और एशिया में हमारी एंट्री। और यूएई जो है वो उसने तो 80% हमारे उत्पादों पर शुल्क ही मना कर दिया है। हमने उसके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस तरह से भारत को ब्रिक्स प्लस के बढ़ने से अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे इंडिया चाइना को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट है, सऊदी अरेबिया ईरान को लेकर वैचारिक, फिलोसॉफिकल और एक रीजनल युद्ध है, रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ब्राज़ील की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, साउथ अफ्रीका एक बहुत छोटी इकोनॉमी है। इस तरह से आप ये चैलेंजेस का विवरण भी कर सकते हैं। चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आया।